हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स योर क्लासेस में। आज हम देखेंगे यूपी डिलेट के 4th सेमेस्टर के गणित की पवन सीरीज के बहुविकल्पीय प्रश्न का पार्ट नंबर 2 और इसमें जितने भी शेष क्वेश्चन बचे हैं उनका हम फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का, मतलब क्वेश्चन नंबर 46 से। क्या दिया गया है? शून्य का वर्गमूल क्या होता है? तो शून्य का वर्गमूल पूछ रहा है। तो शून्य का अगर वर्गमूल देखें तो इसके ऊपर चिन्ह लगाएंगे तो शून्य का वर्गमूल कितना होगा? शून्य ही होगा। और शून्य का घनमूल भी शून्य ही होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा? द। तो शून्य का वर्गमूल क्या होगा? शून्य ही होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? अब हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जितनी भी संख्याएं दी गई हैं ये सभी 6 अंकों की संख्या है। आप देख सकते हैं पहली वाली भी, दूसरी भी, तीसरी भी और चौथी, ये सभी के सभी 6 अंकों की संख्याएं हैं। लेकिन हमसे कह रहा है कि सबसे छोटी छोटी संख्या बताना इसमें से और उसका पूर्ण वर्ग भी निकले। तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। अब जिसका वर्गमूल निकल जाएगा पूरी तरह से, है ना, या फिर एक तरीका और भी है, आप इसको सॉल्व करें, है ना, और जिसका जोड़ा बन जाए दो का वो संख्या होगी। तो जब आप इसका निकालेंगे, है ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन से होगा? दा वाला सही हो जाएगा। जब आप निकालेंगे तो पाएंगे कि ये जो दिया गया है 10 के बाद 0, 4, 8, 9, ये जो संख्या दी गई है इसका आप वर्गमूल जब निकालेंगे तो पूरी तरह से निकल आएगा। चलिए आपको निकाल के ही दिखाते हैं हम। बाकी इसमें और किसी का वर्गमूल नहीं निकलेगा पूरी तरीके से, ठीक है ना। तो यही संख्या सही होगी, मतलब ऑप्शन द सही होगा। चलिए आपको निकाल के ही दिखाते हैं हम, ठीक है ना। कितना दिया है? 10 था, मतलब 100 था, और कितना है? 48 और 9 ये दिया है। वर्गमूल निकालना है। चलिए आपको पता है जोड़ा बनता है दो का, ये रहा। निकालते हैं, देखते हैं निकलता है तो कितनी बार जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये जाएगा 3 बार। कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 त्रिका 9, और यहाँ पर जुड़ता है, आपको पता है वर्गमूल में 3 3 6 हो जाएगा। यहाँ घटेगा, 10 में से 9 गया 1। अब कितना उतरेगा? तो 0 4 उतरेगा, 104 हो गया। अब ये कितनी बार जाएगा? तो आप जब निकालेंगे तो 1 बार जाएगा, ठीक है ना, 1 बार। 61 एक कम 61 आएगा। तो यहाँ पर ये जुड़ता है, आपको पता है, यहाँ घटता है। तो 4 में से 1 गया 3, और 10 में से 6 गया 4, 43 बचेगा। और यहाँ पर जोड़ के कितना आएगा? 61 और 1 62। आप कितना उतारेंगे? 89। आप देखो कितनी बार जाएगा ये? 3 बार लेके जाए, देखते हैं। 3 त्रिका 9 नहीं जाएगा। 7 बार लेके जाते हैं, देखते हैं जाता है। 7 7 49 के 9, 4 आया। 7 दूनी 14 और 4 18 के 8, 1 आया। 7 6 42 और 1 43। हाँ सेम आ गया, मतलब ये कट गया, पूरा 0 हो गया। तो कितनी बार गया? 317। तो ये किसका वर्गमूल है? मतलब किस संख्या का वर्ग है अगर पूछे तो 317 का। तो देख रहे पूरी तरीके से निकल जा रहा है। और जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ना क्वेश्चन नंबर 47 में, अगर आप निकालोगे किसी का और वर्गमूल तो निकलेगा ही नहीं। तो यही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर द इसमें सही। 48 देखो, अब आप 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। अब इसमें 5 अंकों की सभी संख्याएं हैं। अब हमें एक एक संख्या का क्या निकालना पड़ेगा? वर्गमूल निकालना पड़ेगा। जब आप वर्गमूल को निकालेंगे तो आप क्या पाएंगे कि ऑप्शन नंबर जो इसमें सा है ना, पवन सीरीज का ही क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सा, इसका अगर आप निकालोगे तो पूरी तरह से वर्गमूल निकल आएगा, ठीक है ना। तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है और बाकी किसी का नहीं निकलेगा। जब आप निकालेंगे तो कुछ ना कुछ शेष बच ही जाएगा। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सा दिया है इसका जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो देखेंगे पूरा निकल आएगा। तो यही संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी इसमें, ठीक है। जैसे भी हमने 47 नंबर को लगाया था, ये देखिए 47 नंबर ये लगाया हमने, सेम ऐसे ही उसका भी निकालेंगे आप तो निकल आएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। 49 नंबर देखें आप, 1 से 1000 तक की पूर्ण घन संख्याएं कितनी होती हैं? 1 से लेकर 1000 तक की पूर्ण घन संख्या कौन कौन सी हैं ये बताना है। मतलब कितनी संख्याएं हैं जिनका हम पूर्ण घन निकाल सकते हैं। तो बताओ संख्या 1, चलिए इसको आपको समझाते हैं। क्या संख्या 1 का पूर्ण घन निकलेगा? निकल आएगा क्यूब रूट
क्यूब रूट होता है ना पूर्ण घन का मतलब, तो निकल आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। 2 का निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, है ना। संख्या 2 का घनमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, ये हो जाएगा 2 की घात 1/3, ये तो नहीं निकला पूर्ण रूप से। तो पहली संख्या 1 है, इसका आप घनमूल निकाल सकते हैं। 1 के बाद अगर आप देखेंगे 1 का निकल आएगा, है ना। ऐसे अगर आप निकालोगे 8 संख्या 8 का निकलेगा। कितना आएगा? 2। देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 करोगे तो 8 आ जाएगा। 8 के बाद किसका निकलेगा, है ना, तो आप कहेंगे 27 का निकलेगा, क्योंकि 3 का जब घन करेंगे आप तो 27 आएगा, मतलब 27 का निकल आएगा। ठीक है। फिर 4 का अगर आप निकालें तो कितने का निकलेगा? ये 4 जो है किसका बनेगा? तो ये बनेगा 64 का। ठीक है। और उसके बाद फिर कितने का निकलेगा? 125, जो कि कितने का होगा? जिसका कितना होगा घनमूल? 5 होगा। फिर 125 के बाद कितने का निकलेगा? 6 का, जो कि कितना होगा? 216। आप देखेंगे फिर 7 का कितना होगा? 343। ठीक है ना, ये 7 का बनेगा घनमूल। उसके बाद 8 का कितना बनेगा? 512 बनेगा, निकाल सकते हैं आप, 8 का बनेगा। फिर 9 का कितना होगा? 1000 तक जाना है बस हमें। 9 का बनेगा 729 और 10 का बनेगा 1000। तो कितनी संख्या मिली? 1 2 3 4, है ना, 5 6 7 8 9 10। तो ऐसी कितनी संख्या है? 10 संख्या है ना, 1 से लेकर 1000 तक, जो कि पूर्ण घन संख्याएं हैं। ठीक है, जिनका आप घन जब करेंगे तो 1000 तक जाएंगे। 10 संख्या है, तो ऑप्शन कौन से होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 10 ही होगा। समझ में आ गया होगा आपको। अगला, सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या भी आपने देखा था 1। 1 का जब आप घनमूल निकालते हैं तो कितना आता है? 1 ही आता है। तो सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन है? तो 1, मतलब ऑप्शन नंबर बा सही होगा। 50 में ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 51 नंबर क्या दिया है? 201 का स्क्वायर गुणे 200 माइनस 200 का क्यूब, इसका मान ज्ञात करना है। चलिए आपको लगा के दिखाते हैं हम। क्या दिया गया है? 201 का स्क्वायर दिया गया है, गुणे कितना दिया गया है? 200 दिया गया है, और माइनस कितना दिया गया है? 200 का क्यूब दिया गया है, इतना दिया गया है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा एक पद है और ये दूसरा है। कितना कॉमन नज़र आएगा? तो आप कहेंगे 200 कॉमन नज़र आएगा। क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 201 का स्क्वायर माइनस यहाँ कितना बचेगा? यहाँ पे 3 घात थी ना, तो 1 घात निकल गई, तो 200 का स्क्वायर मतलब 2 घात बचेगी। अब आपको पता है कि अगर इसको हम a माने तो a स्क्वायर माइनस इसको b माने तो b स्क्वायर बन जाएगा, इतना बनेगा ना। और इसका सूत्र क्या होता है? एक ब्रैकेट में प्लस b और एक ब्रैकेट में माइनस b, तो 200 ऐसे रहेगा। एक ब्रैकेट में क्या आएगा? 201 प्लस 200 और गुणे एक ब्रैकेट में क्या आएगा? 201 माइनस 200 आएगा। अब आप इसका गुणा कर लें, उत्तर आ जाएगा। तो बताएं कितना आएगा? ये तो 200 पहले से बाहर है, इसको जब आप जोड़ेंगे कितना आएगा? 201 में 200 जोड़ें तो ये आएगा 2 2 401 आएगा, और गुणे 201 में से 200 घटाओ तो 1 आएगा। अब आप इसका गुणा कर लें, उत्तर आ जाएगा आपका। तो गुणा करते हैं हम। तो गुणा करोगे आप, 2 से गुणा कर लो आप, 2 1 कम 2, 2 0 0, 2 चौके 8, है ना। हमने 2 से गुणा कर लिया 401 में, तो 802 आया, और कितने जीरो हैं? 2 जीरो और हैं। तो ये बन गया आपका इतना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 80,200। 80,200 देखते हैं कोई ऑप्शन है? तो 80,200 ऑप्शन नंबर बा है, तो यही सही हो जाएगा 51 नंबर में। जरा 52 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। किसी युगपत समीकरण को हल करने में कितने विधियों की सहायता ली जा सकती है ना। कितनी विधियाँ ली जा सकती हैं? तो कितनी विधियाँ हैं आपके उसमें? 2 विधियाँ हैं। कौन कौन सी? विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, याद रखेंगे 2 विधियाँ हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? 53 नंबर, विद्यालय की बास्केटबॉल टीम द्वारा 10 मैचों में प्राप्त अंक निम्नवत हैं। ये दिया गया है 10 12 8 9, ये सभी संख्याएं प्राप्त हैं। तो कह रहा है कि मैच के अंकों की माध्यिका बताओ। तो बताइए माध्यिका निकालने का तरीका मैंने आपको पढ़ाया रखा है 2 वीडियो में, बहुत ही डिटेल तरीके से। अभी भी समय है, देख सकते हैं आप। फिलहाल आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पे संख्याएं कितनी हैं? जब आप गिनोगे 10 संख्याएं हैं। तो माध्यिका निकालने से पहले सबसे पहले हमारा काम है कि संख्या को कैसे लिखते हैं, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में। तो जब इसको हम लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है? तो 8 है, देखते हैं।
फिर 8 से थोड़ी सी बड़ी कौन है, 8 से बड़ी अगर देखेंगे हम तो यहाँ पे 9, 10, 9 भी है तो 9 आएगा, फिर 10 भी है, फिर 11 है क्या, तो 11 भी है, 10 2 बार है तो 10 को 2 बार लिखेंगे हम, यहाँ पे देखोगे 10 2 बार इसमें तो 10 2 बार हो गया, फिर 11, 11 भी है, 12 है क्या, तो 12 भी है, हाँ बिल्कुल है 12, 12 के बाद 13, 13 भी है संख्या, 13 के बाद कितना 14, 14 नहीं है, 15 नहीं है ना, 16 नहीं है, 17 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, फिर 19 है, उसके बाद कितना है 20 है, और 20 के बाद कितना है 22 है। तो ये आप पहले इनको आरोही क्रम में लिख लेंगे, बढ़ते हुए क्रम में। अब गिनो संख्याएं 10 हैं तो देखो 3 3 2 5, 5 3 8 2 10, 10 संख्या हो गई। तो जब गिनने में संख्याएं सम हो, मतलब यहाँ पर गिनने में कितना आ रहा है, n बराबर 10 आ रहा है, तो जब सम हो तो ट्रिक क्या है कि किनारे किनारे बराबर संख्या छोड़ दो मात्रा में, जैसे कि 4 संख्या इधर छोड़ दो आप और 4 संख्या इधर छोड़ दें आप, ठीक है ना, 1 2 3 4 यहाँ तक 4 संख्या छोड़ दिए। जो बीच में 2 संख्या बचेगी, कौन कौन बची है यहाँ पे 11 और 12, तो सम वाले में इन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ के इनका एवरेज निकाल दो, मतलब 2 से भाग कर दो, और 11 12 जोड़ेंगे कितना आएगा 23, 23 को 2 से भाग करो कितना आएगा 11.5, कितना आएगा 11.5। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा द, तो 53 में ऑप्शन नंबर द सही हो जाएगा, मतलब यही सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको और डिटेल में देखना है तो मैंने 2 वीडियो में पूरा कंप्लीटली पढ़ाया है, देख सकते हैं आप, वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, और भी सभी विषयों के क्लासेस भी उपलब्ध हैं तो उन्हें देख सकते हैं आप। अगला देखिए 54 नंबर, किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। अब पहले जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। चक्रीय चतुर्भुज जो होता है वो चतुर्भुज है जिसके जो चारों शीर्ष होते हैं चतुर्भुज के वो वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं, जैसे हमने ये बना दिया, ये है हमारा चक्रीय चतुर्भुज ABCD, ठीक है। अब इसके जो सम्मुख कोण है तो इसकी प्रॉपर्टी है, जैसे कि A के सामने यहाँ पर C है, इसका जो जोड़ होगा वो 180 होगा, और B और D का भी जोड़ कितना होगा 180, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज हो चाहे जो चतुर्भुज हो, सभी चतुर्भुज के चारों अंदर वाले कोणों का जोड़ होता है 360। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो कितना होता है 180, ये याद रखेंगे आप, या फिर कहीं कहीं वर्ड मिलेगा आपको समपूरक होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज कौन चतुर्भुज होता है जिसके चारों जो बिंदु होते हैं शीर्ष वो कहाँ स्थित होते हैं, तो वृत्त की परिधि पर। अगला क्वेश्चन यही पूछा गया 56 में, देखो चक्रीय चतुर्भुज के कितने चक्रीय बिंदु वृत्त पर होते हैं, तो चारों के चारों बिंदु देख रहे हो ना आप, वृत्त पर स्थित है, वृत्त की परिधि पर एक वर्ड होना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे चारों के चारों बिंदु हो जाएंगे। तो 56 नंबर में कौन सही होगा द वाला, चारों बिंदु जो होते हैं चक्रीय चतुर्भुज में वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखें आप 57 नंबर, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में मध्यमान भी होता है, मध्यांक भी निकालते हैं हम, बहुलांक भी मतलब बहुलक भी निकालते हैं, तो हम कह सकते हैं कि उपर्युक्त सभी सही होगा, ये सभी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत पढ़ते हैं हम। अगले देखिए 58 नंबर, गुणात्मक वर्गीकरण में वर्गों का निर्माण किसके आधार पर होता है। तो गुणात्मक वर्गीकरण में जो वर्गों का निर्माण है ये किस विधि पर होता है, तो ये गुणात्मक का मतलब ही है गुणों के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर होता है, मतलब ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, मध्यमान की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या है। तो देखिए मध्यमान की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र होता है, मध्यमान M मीन बोलते हैं, है ना, तो बराबर होता है सिग्मा F इंटू एक्स बटे सिग्मा F, ये होता है वास्तव में सूत्र। अब इसमें अगर देखें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर है तो गलत है, ठीक है, सिग्मा एफ की जगह एन भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसमें कौन सा सही होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें बा ही सही होना चाहिए। वैसे सूत्र वास्तव में ये होता है जो हमने लिखा है, जहाँ एफ होती है बारंबारता, एक्स होता है मध्यमान, ठीक है ना, तो ये प्रत्यक्ष विधि का सूत्र, बाकी सब में स्क्वायर लगा है ये वैसे भी गलत है, तो यही वाला सही होगा ऑप्शन नंबर बा। एम फॉर मीन है यहाँ, और सिग्मा मतलब होता है कुल पदों का जोड़, हिंदी में ही बोलते हैं कुल पदों का जोड़, और बटे कुल पदों की संख्या, एन से भी दिखा सकते हैं आप। तो ये रहा, तो ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, कह रहा है निम्न संख्याओं का मध्यमान है, हमें मध्यमान बताना है, मतलब माध्य बताना है। आइए देखते हैं 6 8 9 13 14, इसका मध्यमान बताना है। तो आइए देखते हैं क्या सही होगा, इसमें लगाते हैं। तो
तो अगर आप इसको जोड़ेंगे तो देखो कितना आ रहा है। ठीक है, इसको जोड़ें आप, 8 6 14। अच्छा, मध्यमान पूछा गया है। मध्यमान का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगी। तो माध्यिका निकालते हैं, कितनी संख्या है गिने आप। तो जब आप गिरेंगे तो यहाँ पे जो संख्याएँ आ रही हैं 5 संख्याएँ हैं। कितनी संख्या है, 5 संख्या है। ठीक है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आना चाहिए। सबसे पहले मध्यमान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मध्यमान एक प्रकार से माध्यिक को ही कहते हैं वैसे अगर देखा जाए तो। अच्छा, जोड़ देखते हैं इसमें कितना है। 8 6 14, 14 और 9, 14 6 20, 3 23, 23 में 13 जोड़ो 23, 3 26, 26 10, 36, 36 और 14 50, 50 बटे कुल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 5, तो 5 धाम 50, ये सही होगा। मध्यमान का मतलब है माध्य, याद रखना। वो जो माध्यिका हमने बोल दिया गलती से, वो गलत बोल दिया, क्योंकि माध्यिका जो होती है वो क्या होती है, माध्यिका होती है, माध्यिका जो होती है उसको हम बोलते हैं मीडियन इंग्लिश में, तो वो बीच के मान होती है। जबकि हम मध्यमान पूछा है उसको माध्यक बोलते हैं, माध्यिका को माध्यक कहते हैं। ठीक है ना, तो इसमें जो मध्यमान वर्ड जब लिखा रहेगा तो वहाँ पे आपको माध्य निकालना है। और समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। और कितनी संख्या है, तो देखो 5, तो 5 से भाग कर देंगे तो 5 धाम 50, 10 आएगा, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 61 देखें आप, आवृत्ति वितरण में जिस संख्या की पुनरावृत्ति अधिक बार होती है वह कहलाता है। तो जो भी संख्या, जैसे मान लो हमने लिखा 1 2 3 1 4 1 डॉट डॉट डॉट, मतलब इतना ही ले लिया हमने मान लो। तो इसमें संख्या अगर देखो एक ज़्यादा बार आई है, ये ज़्यादा बार रिपीट हुई है, तो ये जानते हो क्या होता है, ये होता है आपका बहुलक। इसे क्या कहते हैं, बहुलक। ठीक है, तो आपका 61 नंबर का जो उत्तर होगा वो क्या होगा, बहुलांक, मतलब बहुलक बोलते हैं, मोड बोलते हैं इंग्लिश में, मोड। तो जो संख्या ज़्यादा बार आती है या जिस संख्या की बारंबारता ज़्यादा होती है वही क्या होता है, बहुलक होता है, मोड होता है। तो इसमें बहुलांक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 62 नंबर, केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह मान है जो समस्त आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है। केंद्रीय प्रवृत्ति की यह परिभाषा किसने दी, तो ये परिभाषा याद रखेंगे आप। वैसे एग्जाम में आने की इसका कोई चांस नहीं है जो 62 नंबर है, लेकिन फिर भी याद रखें क्योंकि दिया गया है तो आ सकता है। ये परिभाषा है रॉस की, है ना, किसकी परिभाषा है, मनोवैज्ञानिक रॉस की परिभाषा है ये, कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह मान होता है ना, जो समस्त आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है। चले आगे बढ़ते हैं हम। मध्यमान किन कारणों से लाभकारी है, तो मध्यमान कह रहा है किन कारणों से लाभकारी है। तो सरल विधि है बिल्कुल, जब बड़े बड़े आंकड़े दिए होते हैं तो देखो आसानी से हम उनका जोड़ निकाल सकते हैं। अंकगणितीय पद्धति पर भी निर्भर है, बिल्कुल इसमें न्यूमेरिक डाटा होते हैं। तुलना संभव है, तुलना भी हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन 10 सही होगा, उपयुक्त सभी। तो मध्यमान जितने भी इसमें कारण दिए गए सब कारणों से लाभकारी है। बहुलांक अन्य नाम से जाना जाता है। बहुलक को क्या कहते हैं, मैंने बताया इंग्लिश में मोड कहते हैं, है ना, भूइष्टिक भी कहते हैं, बहुलक भी कहते हैं बहुलांक को, मैंने बताया अभी आपको। तो इंग्लिश में होता है मोड, ठीक है, और बहुलक या फिर भूइष्टिक भी कहते हैं, याद रखना बहुलक को ही, बहुलांक को। तो प्रयुक्त सभी इसमें भी सही होगा। 65 नंबर देखिए आप, अव्यवस्थित प्राप्तांकों से मध्यांक की गणना का सूत्र क्या है। तो मतलब कि हमें मध्यांक की गणना का सूत्र बताना है जब कि डाटा जो है अव्यवस्थित हो। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो सूत्र होता है, अव्यवस्थित का मतलब यहाँ पे एक प्रकार से यहाँ देना चाहिए था कि सब मतलब सम या विषम संख्या यूज करना चाहिए था। तो जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो n+1/2 वहाँ पद, ये होता है विषम पदों के लिए। अब यहाँ पर तो दिया नहीं, बाकी यहाँ पे n+2 है इसलिए गलत है, तो n+2 वहाँ पद ये भी सही है इसमें। तो अगर देखें ये दोनों सेम ही लिखा है, ठीक है ना, तो आ और दा दोनों सही होंगे इसमें, ठीक है, आ और दा दोनों ही सेम लिखे हैं, दोनों ही सही हैं। तो ये होता है सूत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 66 नंबर, आंकड़ा दिया गया है और इसका बहुलक बताना है। तो मैंने बताया बहुलक क्या होता है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आपको दिखेगी आई हुई, है ना, आंकड़े में, वही संख्या वही बहुलक कहलाएगी। इसमें 12 देखो 12 ज़्यादा बार है, मतलब संख्या 12 की बारंबारता ज़्यादा है, तो बहुलक कितना होगा 12। तो ऑप्शन नंबर बा सही होगा इसमें, 66 में बा। अगला देखिए आप,
10 विद्यार्थियों द्वारा 15 में से प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों का बहुलक होगा। तो इसमें बहुलक बताना है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस वाले प्रश्न का भी जो उत्तर होगा क्या होना चाहिए, कौन ज़्यादा बार आया इसमें देखना पड़ेगा। देखो 12 भी लिख रहा है, कई बार आया है। तो देखो 10 एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 2 बार, 3, 4, 10 4 बार आया है। 12 कितनी बार आया है, 12 पर ये क्रॉस का चिन्ह लगा रहे हैं, 3 बार आया है। तो बस बचा ही क्या इसमें, 9 2 बार आया है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 10। तो इसमें जो बहुलक होगा कौन होगा, आ। तो 10 उत्तर आएगा क्योंकि इसमें 10 की बारंबारता फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। अब आपको पहले ये पता होना चाहिए प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन कौन है। तो चलिए देखते हैं प्रथम 5 अभाज्य संख्या में पहले कौन होगी। तो पहली अभाज्य संख्या 2, 1 नहीं होती है, 1 केवल प्राकृतिक संख्या है। और दूसरी क्या होगी, 2 के बाद 3, ये भी अभाज्य है। अभाज्य संख्या वो होती है जिनके 2 मल्टीपल होते हैं, केवल 2 फैक्टर होते हैं, या फिर जो संख्या 2 संख्या से केवल करती है अपने आप से या तो 1 से, वो अभाज्य संख्या होती है। तो प्रथम 5 बोला मतलब शुरुआत के 5। तो 1 हो गया, 2, 1 हो गया, 3, 4 नहीं होगा, 5 होगा, 6 नहीं हो सकता, 7 होगा, फिर 8 हो नहीं सकता, 9 भी नहीं हो सकता क्योंकि 9 3 से भी कटेगा, 9 से कटेगा, 1 से कटेगा, फिर 10 भी नहीं होगा, 11 होगा। तो ये 5 संख्याएं हो गई। अब इनका क्या बताना, माध्यिका। तो माध्यिका का सूत्र, क्योंकि यहाँ पर गिनने में संख्या कितनी है, 5, मतलब विषम संख्या। और विषम वाले का बहुत ईजी होता है, किनारे किनारे संख्याएं छोड़ दें बराबर मात्रा में, जो बीच की संख्या है वही माध्यिका होती है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, सा सही होगा। 68 में जो उत्तर आएगा ऑप्शन सा, मतलब 5 आएगा। 5 को हम 5.0 लिख सकते हैं। अगला देखें, सेक 30 का मान कितना होता है। अब सेक 30, सेक उल्टा होता है कॉस का। अब अगर आपको cos 30 का मान पता है तो आप कर सकते हैं। cos 30 का मान होता है जो sin 60 का होता है, और sin 60 का मान होता है √3/2। देख रहे हो, एक ही मान से कई मान याद हो जाएंगे। cos 30 का मान √3/2 होता है, तो sec 30 का मान क्या होगा, इसका उल्टा होगा, मतलब 2/√3 होगा। तो बताइए क्या होगा, 2/√3। ऑप्शन नंबर बा सही होगा। तो 69 में ऑप्शन बा सही होगा, 2/√3। चलिए फास्ट लगाते हैं। 70 नंबर देखो, cot थीटा साइन थीटा इंटू सेक थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए इसको हम लगाते हैं। cot थीटा, इसको हम इधर सॉल्यूशन कर रहे हैं। cot को हम लिख सकते हैं कितना, cos थीटा बटे साइन थीटा, ये गुड़े, और साइन थीटा को साइन थीटा ही रहने दें आप, ये cos है, और गुड़े यहाँ पे क्या है सेक थीटा। सेक को आप लिख सकते हो 1/cos थीटा। अब बताओ, cos थीटा से cos थीटा कटेगा, साइन थीटा कटेगा, कितना बचा, 1। तो इसका उत्तर क्या आएगा, 1 आएगा। 70 में ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें आप। 71 नंबर देखें, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान क्या होता है। अगर ध्यान से देखें तो ये भी सूत्र है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कितना, देखो इसको नीचे इधर लगा रहे हैं हम। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है cos स्क्वायर ए। क्या होता है, cos स्क्वायर ए। कहाँ से आया, तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, वहाँ से आया। और गुड़े 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर। ये कहाँ से आया, तो इसका भी सूत्र है, क्योंकि होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, तो वहीं से आएगा। अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो जब तो ये दोनों एक दूसरे में कट जाएंगे, तो कितना उत्तर आएगा, 1 आएगा, 0 नहीं आएगा। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर बा सही होगा। ठीक है, 71 में बा सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 72 देखें, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वक्र पृष्ठ का। तो बेलन ये है सिलेंडर, इसका जो वक्र होता है, मतलब ये बाहर का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होता है, सॉरी 2 क्या होता है, RH होता है, वो तो आयतन होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई πr²h। तो यहाँ पे क्या होगा, बेलन का वक्र, मतलब ये ऊपर वाला जो सिरा है, ये वाला जिसको हम ये कलर कर रहे हैं अब, और ये वाला ये छूट जाता है, ठीक है ना। तो ये जो बचा ये वक्र है, तो ये होता है 2πrh। तो ऑप्शन नंबर आ सही होगा 72 में। 72 में ऑप्शन आ सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, शंकु की तिर्यक या तिरछी ऊंचाई का सूत्र क्या होता है। तो शंकु ये होता है, आप पढ़े हैं, ये शंकु है, ठीक है। अब ये L होता है, और यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनता है, ये H होता है, और ये R होता है त्रिज्या। तो ये क्या बन जाता है, L² बराबर होता है H² और प्लस में R², ये होता है सूत्र, ठीक है। तो L बराबर क्या होगा, तो L बराबर जब निकालोगे तो अंडर रूट लग जाएगा, H² प्लस R²। अब देख लो कौन सा ऑप्शन इसमें दिया है, तो ये तो गलत है ना। तिरछी ऊंचाई होती है, अगर तिरछी ऊंचाई पूछा जाए तो यहाँ पर, क्योंकि ये तो पूरा दिया नहीं है, L बराबर ये दिया गया इसमें, तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, सा नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना।
तो तिरछी ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। एल बराबर तिरछी ऊंचाई को एल से दिखाते हैं तो एल बराबर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर वैसे देखें तो बा वाला भी सही लग रहा है, लेकिन यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि यहाँ पे एल बराबर दिया है पूरा मान, तो हमारा यही सही हो जाएगा। अगला देखो, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म परस्पर समांतर हो उसे क्या कहते हैं? मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म, जैसे कि ये हमने बनाया और ऐसे बनाया, ठीक है, तो इसमें ये वाला इसके समांतर है और ये वाला इसके समांतर है, तो ये चतुर्भुज क्या कहलाता है? तो इस चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज। क्या कहेंगे? समांतर चतुर्भुज। 75 नंबर देखें आप, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल सबको रटा ही होगा, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है। अगला देखें आप, क्वेश्चन नंबर 76, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? तो बताओ, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360, कैसा भी चतुर्भुज हो ये होता है। अब इसमें तो दिया नहीं है 360 डिग्री, तो बताओ ये किसके बराबर होगा? इसमें दो समकोण की कितने देखो, एक समकोण मतलब 90 अंश, ये तो हो नहीं सकता। दो समकोण मतलब 180 अंश, ये भी नहीं होगा। 4 समकोण सही हो जाएगा, क्योंकि 4 समकोण का मतलब 4 गुणे 90, 9 चौक 36, 4 गुणे 90, 360 बना देगा ये। तो आपका हो जाएगा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 4 समकोण के बराबर होता है। अगला देखें 77 नंबर, चतुर्भुज की वे दो भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ अंत्यबिंदु होता है क्या कहलाती हैं? चतुर्भुज की कह रहा वे दो भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं? तो अगर उभयनिष्ठ है तो उसको हम कहेंगे क्रमागत भुजाएं, क्रम से बन जाएंगे ना भुजाएं वो। अगला 78 नंबर देखें आप, चतुर्भुज के अंतःकोण होते हैं। अब चतुर्भुज के अंतःकोण का मतलब कितने अंतःकोण होते हैं चतुर्भुज के अंदर? कितने कोण हैं? 1 2 3 4, ये रहा A B C D, तो 4 होते हैं, तो 4 हो जाएंगे। चतुर्भुज के कितने अंतःकोण मतलब अंदर कितने कोण होते हैं? 4। कैसा भी चतुर्भुज हो उसके कितने कोण होंगे? 4 होंगे। 79 नंबर देखो, वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं। अब वर्ग की चारों भुजा क्या होती है? बराबर होती है, और प्रत्येक कोण कितना होता है? समकोण मतलब 90 डिग्री, और वर्ग के विकर्ण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो बताइए क्या होंगे? चारों भुजाएं क्या होती है? समान होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है ना। अगर केवल 2 समान लिखा है तो ये आपका आयत बनेगा, ये नहीं होगा। अगला 80 नंबर देखें आप, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। अब समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं? तो होते हैं बराबर। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज ये रहा समांतर चतुर्भुज, तो इसके सम्मुख कोण मतलब ये आमने सामने वाले जो कोण होंगे, अगर इसमें ये इसके समांतर, ये इसके समांतर होता है, तो ये और ये कोण बराबर होते हैं, ये और ये कोण बराबर होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण है वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चलिए अगला पेज लेते हैं हम, थोड़ा सा टाइम और देंगे आप, लगभग 35 मिनट में ख़त्म कर देंगे क्लास को। 1-2 बार आप देखना, लगभग जितना प्रयास हो रहा है पूरा सॉल्व ही करा रहे हैं आपको क्वेश्चन हम, और फास्टली करा रहे हैं। चतुर्भुज के प्रकार हैं, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं इस ऑप्शनों में आपको चेक करना है। तो समलंब चतुर्भुज भी होता है, समलंब चतुर्भुज ये होता है ऐसे, जिसमें 2 भुजाएं आमने सामने एक समांतर होती हैं, बाकी जो दोनों हैं वो असमांतर होती हैं। तो ABCD जो हम बनाए इसमें, ये क्या है? ये समलंब है, तो समलंब चतुर्भुज होता है बिल्कुल। समांतर चतुर्भुज भी होता है, सम चतुर्भुज भी होता है। तो हम कह सकते हैं दिए गए ऑप्शन में अगर देखें तो दावा सही होगा, सबके सब चतुर्भुज होंगे। 82 नंबर देखें आप, आयत एक चतुर्भुज है। आयत एक चतुर्भुज है, आयत कैसा चतुर्भुज है? आयत के आमने सामने भुजा क्या होती है? बराबर होती है ना, और प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 होता है, ये पता है। तो बताइए आयत एक चतुर्भुज है, आयत कैसा चतुर्भुज होता है? तो जो आयत होता है ना, ये अगर देखा जाए ध्यान से तो समांतर चतुर्भुज की तरह लगता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के भी आमने सामने भुजाएं समांतर होती है, बस केवल बराबर और समांतर होती हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? समांतर। अगला देखें आप 83 नंबर, समांतर चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग। अब चतुर्भुज कैसा भी हो उसके सभी अंतःकोण का जोड़ कितना होगा? 360 डिग्री ही होगा। जैसे त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का जोड़ 180 होता है, वैसे चतुर्भुज कैसा भी हो उसके सभी कोणों का जोड़ कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर देखेंगे आप अपने सीरीज में, कौन सीरीज, तो पूरा कंप्लीट हो गया ये सवाल, तो देख सकते हैं आप। तो आप लगातार बने रहे, अंत तक आपने पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। इसके पहले भी हमने एक पार्ट काफ़ी दिन पहले अपलोड किया था इसका, तो बहुत लोगों ने इसको देखा, अच्छा जो है मोटिवेट भी किया, मोटिवेशन भी मिलता है जब आप है ना लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, है ना। तो चलिए यहीं तक रखते हैं,
और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। आप वीडियो देखते रहें चैनल पे, हमारे लगभग सभी है ना जो विषय हैं उनके पवन सीरीज हमने अपलोड कर दी है बहुविकल्पीय, और भी अतिरिक्त उत्तरीय जितना भी हमसे हो पा रहा है, क्योंकि समय मिलता कम है इसलिए कोशिश है कि लगभग सब कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए, बस वीडियो देखने के लिए आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।